वेलकम बैक गाइस। आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडी का एक और चैप्टर जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपके एग्जाम में 6 से 8 मार्क्स ये चैप्टर कवर करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस एक्ट को पढ़ने के लिए, इस कानून को पढ़ने के लिए आपको बता दूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ने वाले हैं। और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक पहले से भी कानून था जिसका नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कौन सा था जी? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यानी इस एक्ट नए वाले एक्ट ने 2019 वाले ने किसको रिप्लेस कर दिया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये वाला बिल जैसे आपको पता होगा 2019 लिखा है, आया कब था? 2019 में। और सबसे पहले इसको लोकसभा में पेश किया था हमारे उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो थे रामविलास पासवान। ठीक है जी, ये बातें हमें सीखनी नहीं है या हमें एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। द मेन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। इस कानून का मेन जो लक्ष्य था, मेन जो मतलब था, वो था कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर के पास अधिकार है उनको बचाना, एंड प्रोवाइड क्विक एंड इनएक्सपेंसिव सॉल्यूशन फॉर देयर कंप्लेंट। उनके उनको क्विक और सस्ता सॉल्यूशन देना उनकी कंप्लेंट का, इसका इस कानून का मेन पर्पस था। दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। यानी होल ऑफ इंडिया का मतलब पहले था जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था, लेकिन अब इस कानून के तहत सब कुछ शामिल है। जब से हमारे देश से 370 धारा हटी है, अब ये जो है कानून पूरे देश में शामिल है, सिर्फ मतलब जम्मू कश्मीर में भी शामिल होगा। इट अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। ये सारे बिजनेस पे अप्लाई होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, इंक्लूडिंग ई कॉमर्स कंपनी हो। यानी अगर कोई माल फ्लिपकार्ट या अमेजोन कंपनी भी बेचनी है तो भी वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत आ जाएंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जानते हैं सर, नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कंज्यूमर। तो सबसे पहले जानते हैं कंज्यूमर कौन होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर वो इंसान होता है जो कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस खरीदता है किसी कंसिडरेशन के बदले में। कंसिडरेशन का मतलब कुछ देगा बदले में। अगर आप कोई चीज फ्री में ले रहे हो तो आप कंज्यूमर नहीं हो, यानी कुछ कंसिडरेशन पे करना जरूरी है। अब कंसिडरेशन कैसा हो सकता है? या तो मनी पे कर दी, या प्रॉमिस कर दिया कि पे करेंगे, या कुछ पे कर दिया, कुछ और चीज दे दी, या उधार पे लिया। यानी कि पैसे कंसिडरेशन देना जरूरी है। अगर आप कंसिडरेशन तय नहीं होगा तो आप कस्टमर कंज्यूमर नहीं हो। ठीक है। और कंज्यूमर कौन कौन आ गया? अ पर्सन हु यूज द गुड्स और सर्विस विद द परमिशन ऑफ बायर। ठीक है जी, अगर कोई बंदा बायर के परमिशन से भी माल खरीद रहा है तो वो भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में आ जाएगा। दिस एक्ट अप्लाई व्हेन गुड्स और सर्विस आर परचेज ऑनलाइन ऑफलाइन थ्रू टेलीफोनिक डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये जो अप्लाई है, अगर आप कोई गुड्स खरीदते हो, ऑनलाइन खरीदते हो, ऑफलाइन खरीदते हो, टेलीफोनिक लेते हो, डायरेक्ट सेलिंग ले लो या मल्टी लेवल मार्केटिंग, सब पे अप्लाई होगा। यानी कि अगर आप ऑनलाइन लोगे तब भी, ऑफलाइन लोगे तब भी, टेलीफोन पे लोगे तब भी, कोई बंदा डायरेक्ट सेलिंग, यानी जैसे आपने आजकल बहुत सुना होगा आरसीएम हो गए, या ऐसे बहुत सारे हैं जो सीधे डायरेक्ट प्रोडक्ट कंज्यूमर तक बेचते हैं, बीच में बिचौलिया नहीं होते। तो ऐसे लोग भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर की डेफिनेशन में शामिल होंगे। आगे है, अ पर्सन हु बाय गुड्स और सर्विस फॉर रीसेल और फॉर कमर्शियल पर्पस नॉट कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर। अब ये क्या लाइन लिख दी, सुनिए ध्यान से। ये है कंज्यूमर, ध्यान से देखिएगा। ये है भैया दुकानदार। ये कौन है जी? शॉप वाले। अब ये शॉप वाले क्या करते हैं? चांदनी चौक से सामान लाते हैं। कहां से लाते हैं जी? चांदनी चौक। तो ध्यान सुनिएगा, चांदनी चौक वाले ने शॉप वाले को क्या कर दिया? गलत सामान दे दिया। क्या दे दिया? गलत सामान। तो आपको पता है ये जो शॉप वाला है चांदनी चौक के खिलाफ केस नहीं कर सकता, बिकॉज शॉप वाला कंज्यूमर नहीं है। लेकिन अगर शॉप वाला कंज्यूमर को गलत सामान दे देगा तो एक कंज्यूमर शॉप वाले के खिलाफ केस कर सकता है, बिकॉज ये जो बंदा है ये कंज्यूमर की डेफिनेशन में आता है, ये कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आता। तो यही बात लिखी हुई है। अगर कोई बंदा गुड्स खरीदता है फॉर रीसेल, यानी कि दुकानदार अगर कोई माल खरीदता है और उसके बाद कोई धोखाधड़ी हुई तो वो के इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रोटेक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आ रहा। फिर आया सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या है जी क्वेश्चन? इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है कंज्यूमर इग्नोरेंस। क्या है जी? कंज्यूमर इग्नोरेंस। आप सबको पता होगा बहुत सारे कंज्यूमर्स को अपने राइट्स नहीं पता होते। उनके क्या क्या, उनके पास क्या क्या राइट्स हैं, उनके पास क्या क्या अधिकार है, उनके पास कौन कौन सी हेल्प है कोर्ट के द्वारा, उन्हें पता नहीं होती। इसलिए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पढ़ते हैं ये, मैनी कंज्यूमर डू नॉट नो देयर राइट।
कुछ कंज्यूमर्स को अपने राइट्स पता नहीं होते। तो ये जो कानून है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हेल्प देम गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर राइट्स एंड द प्लेस वेयर दे कैन कंप्लेन। तो ये जो कानून है, ये इनकी इंफॉर्मेशन हेल्प करेगा, किस लिए? ताकि इनको अपने राइट्स की पता चल सके और वो जगह हो सके, पता चल सके जहां पर वो अपनी कंप्लेन दर्ज कराएंगे। इससे क्या होगा? इट इंक्रीज अवेयरनेस। दूसरा कारण है अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। जो हमारा कंज्यूमर है वो बटा हुआ है। बटा हुआ मतलब हमें कई बातें ऐसे पता होती है जिसके कि भैया ये हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, बट हम आवाज नहीं उठा पाते क्योंकि हम अपने आप को अकेला समझते हैं कि यार हम अकेले क्या कर सकते हैं। तो इसी कारण से भी कंज्यूमर को बचाना जरूरी होता है। पढ़ते हैं। In developing country like India, consumer are not well organized. Only a few organized work for the consumer rights. डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया में कंज्यूमर ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, कंज्यूमर अकेला पड़ जाता है, इसलिए वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। यहाँ पर कुछ कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कंज्यूमर के राइट के लिए काम कर रहे होते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है? उनको सपोर्ट करता है फॉर्मेशन और वन और मोर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का खुलना जो कंज्यूमर के हक के लिए लड़े, यानी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो किसके लिए लड़े? कंज्यूमर के लिए लड़े। आगे है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के साथ हर जगह क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। किस कैसे कैसे शोषण हो रहा है? कभी कभार उससे ज्यादा प्राइस चार्ज किया जाता है, कभी उसको गंदी क्वालिटी का माल दे दिया जाता है, कभी कभी क्या कर रहे हैं उसके बाद में दिखा कुछ और रहे हैं, माल कुछ और दे रहे हैं। इस तरह की चीजें उस कंज्यूमर के साथ बहुत सारी हो रही हैं और इसीलिए कंज्यूमर को बचाना का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो याद रहेगा, पहला कंज्यूमर इग्नोरेंस, दूसरा अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर और तीसरा क्या है जी? वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। चलते आगे। अगला है सर, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन करना क्यों जरूरी है। पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अगर एक बिजनेसमैन कस्टमर्स को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देता है, अच्छी क्वालिटी देता है, तो कस्टमर भी उस पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देता है और उसी से सामान खरीदता है। इससे क्या होता है? बिजनेस उसका लंबे समय तक ग्रो करता है और उसकी धीरे धीरे मार्केट में गुडविल बन जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि आप लॉन्ग टर्म बिजनेस करो, मतलब सिर्फ शॉर्ट टर्म बिजनेस, सालों साल आपकी गुडविल बन जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी, अच्छी सब चीज देनी पड़ेगी, कंज्यूमर को बचाओगे, उसके बाद में कोई भी धोखाधड़ी नहीं करोगे, जिससे क्या होगा? आपका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। और जो बिजनेसमैन अपना बिजनेस लंबे समय तक नहीं चलाना चाहता, जो धोखाधड़ी कर रहा है, वो आज तो कंज्यूमर को ठग लेगा बट लाइफ टाइम तक अपना बिजनेस ढंग से सर्वाइव नहीं करवा पाएगा। तो पहला कंज्यूमर का प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंस क्या है? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। सेकंड पॉइंट है बिजनेसमैन यूज सोसाइटी रिसोर्स। आप मुझे बताइए, बिजनेसमैन जो भी कमा रहा है सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, कहां से ला रहा है? सोसाइटी से तो ले रहा है, और गुड्स भी बेच भी किसको रहा है? सोसाइटी को। तो उसका क्या हो रहा है कि उसको उसका फर्ज बनता है कि वो सोसाइटी को बदले में कुछ दे, और इसीलिए बोला जाता है कि बिजनेसमैन को कंज्यूमर के साथ में फेयरली ट्रीट करना चाहिए, उसके साथ में कोई भी धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है जी? सोशल बिजनेसमैन की नैतिक या सामाजिक जिम्मेदारी है कि वो कुछ जिम्मेदारी निभाए। क्या क्या जिम्मेदारी निभाए? वो सेफ क्वालिटी का, सेफ गुड्स दे, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे, रीजनेबल प्राइस दे। तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है? बिजनेसमैन की। पहले पांचवा पढ़ते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है दोस्तों इंटरफेयर। क्या है जी? इंटरफेयर। अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट आपके धंधे में इंटरफेयर ना करे, तो याद रखिएगा, कभी भी कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी ना करें, हमेशा उसके साथ में अच्छा व्यवहार करें, उसे अच्छा माल दें, उसके साथ में कोई भी धोखाधड़ी, कोई गंदा माल ना दें, वरना गवर्नमेंट आपके साथ में क्या कर सकती है? इंटरफेयर कर सकती है। चलें आगे। आगे है मॉरल जस्टिफिकेशन। अब ये क्या है सर? डूइंग बिजनेस विद ऑनेस्टी एंड फेयरनेस शो गुड एथिक्स। अगर आप अपना बिजनेस ऑनेस्टी के साथ में करते हो, अगर आप अपने बिजनेस ऑनेस्टी के साथ में करते हो, तो क्या होगा? आपकी क्या होगी? एक मार्केट में रेपुटेशन बनती है। इससे क्या होता है कि भैया ये बंदा बड़ा अच्छा है, माल अच्छा देता है, तो इससे क्या होता है? मार्केट में बिजनेसमैन की रेपुटेशन बनती है और लोगों का ट्रस्ट क्रिएट होता है कि भैया ये बंदा अच्छा है। आगे चलें। कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। कंज्यूमर इज द मेन पर्पस बिजनेस का होता ही क्या है सर? कंज्यूमर। अगर कोई भी बिजनेस कर लीजिए, अगर उसमें वहां पर कंज्यूमर नहीं है, तो बिजनेस को कोई फायदा नहीं है। तो यानी मेन गोल ऑफ एनी बिजनेस टू गेन मोर कस्टमर एंड रिटेन देम। हर बिजनेस का गोल मेन क्या है?
ज्यादा से ज्यादा कस्टमर गेन करना और उनको रोकना। अगर आप सिर्फ कस्टमर बनाते हो उनको रोक नहीं पाते तो कोई फायदा नहीं है। पहले आपको कस्टमर गेन करने हैं और उनको क्या करना है, रिटेन करना है। इफ द कस्टमर आर सेटिस्फाइड द बिजनेस विल ग्रो एंड अर्न। अगर हमारे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा और हम हायर प्रॉफिट कमा पाएंगे। यानी हर बिजनेस की सक्सेस के पीछे कौन होता है, कंज्यूमर। चलते हैं, अब हमारा आया थर्ड क्वेश्चन जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा एग्जाम के लिए या तो इंपॉर्टेंस आते हैं या कंज्यूमर के राइट आते हैं। पहला राइट है सर कंज्यूमर के पास राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी। आपने नोटिस किया होगा हर प्रोडक्ट के साथ में एक पर्ची आती है जिसमें लिखा होता है हाउ टू यूज। और ये पर्ची जो बिजनेसमैन होते हैं वो जानबूझ के भेजते हैं ताकि क्योंकि कस्टमर के पास एक राइट होता है, राइट टू सेफ्टी। मान लीजिए आपने एक प्रेशर कुकर खरीदा और प्रेशर कुकर आप जानते हैं ना कैसा होता है, ऐसा होता है जी, उसके ऊपर सीटी लगी होती है, ऐसा होता है जी। ये जो प्रेशर कुकर होता है, अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई आग लग जाए और कुछ आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी लाइफ को अगर कुछ हो जाए तो कंज्यूमर के पास राइट होता है कि वो सेलर के खिलाफ कोर्ट में केस डाल सकता है, क्योंकि उसका कौन सा राइट है, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी। पढ़ते हैं जी, अकॉर्डिंग टू दिस राइट consumer have a right to protect against the marketing of goods and service which are hazardous to life and property. The right is more important for safe and secure life. यानी कंज्यूमर के पास राइट होता है कि वो अपने आप को बचा सकता है किस चीज से, ऐसे प्रोडक्ट से जो उसकी लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए खतरनाक हो सकते हैं। Sometimes the manufacturer defect in the pressure cooker, gas cylinder and other electric appliances may cause loss to fire, health and property to customer. आपने नोटिस किया होगा प्रेशर कुकर गैस सिलेंडर के अंदर लोगों की लाइफ तक चली जाती है, हेल्थ खराब हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि जितने भी सेलर हैं सबको साफ साफ क्या करते हैं, ये एक पर्ची डाल के बेचते हैं ताकि कस्टमर को उसको यूज करने का तरीका पता चल सके, क्योंकि कस्टमर के पास कौन सा अधिकार है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म। अगर आपने नोटिस किया हो, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हो तो आपने नोटिस किया होगा आपके हर प्रोडक्ट के पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है कि भैया इस प्रोडक्ट में क्या क्या शामिल है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सब लिखा होता है। आप क्या सोचते हो ये सारी डिटेल सेलर अपनी मर्जी से देता है? नहीं जी नहीं। कंज्यूमर के पास एक राइट होता है, राइट टू बी इन्फॉर्म। राइट टू बी इन्फॉर्म। कंज्यूमर के पास राइट ये है कि उसको जो भी वो प्रोडक्ट खरीदा है उसके पास उसकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और इसीलिए सेलर उसको सारी इंफॉर्मेशन देता है। क्योंकि अगर उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी और कस्टमर को कोई नुकसान हो गया तो वो कस्टमर केस क्या करता है, कंज्यूमर क्या कर सकता है, उसके खिलाफ केस कर सकता है। आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए आप वेजिटेरियन है, कौन है जी, वेजिटेरियन। आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसके अंदर ये डिटेल नहीं लिखी थी क्या ये वेज है या नॉन वेज है, और आपने वो प्रोडक्ट खरीद लिया, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप क्या कर सकते हो, आप सेलर के खिलाफ केस कर सकते हो, बिकॉज आपके पास कौन सा अधिकार है, राइट टू बी इन्फॉर्म। राइट टू बी इन्फॉर्म। अगला अधिकार है राइट टू चूज। कंज्यूमर के पास राइट होता है कि वो कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस खरीदे अपनी चॉइस से, कोई भी सेलर उसके चॉइस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। इफ एनी सेलर डज, अगर कोई भी सेलर ऐसा करता है, इट विल डीम एज इंटरफेयर इन हिज राइट टू चूज। ऐसा माना जाएगा कि उसने इसके राइट में इंटरफेयर करा है। राइट टू बी हर्ड। अ कंज्यूमर हैज अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट। कंज्यूमर के पास राइट है कि वो कंप्लेंट फाइल करे एंड हैज टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद गुड्स और सर्विस। कस्टमर के पास राइट होता है कि अगर वो गुड्स और सर्विस से डिससेटिस्फाई है, मतलब खुश नहीं है, तो उसके पास अधिकार है कि वो कंप्लेंट फाइल कर सके और उसको कंप्लेंट फाइल कर सके और उसको सुना जाना चाहिए। और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा चाहे प्रोडक्ट 2 रुपए का हो या 4 रुपए का हो, हर कस्टमर ने, हर सॉरी दुकानदार ने अपने प्रोडक्ट के पीछे एक नंबर दिया होता है जिसका नाम है कस्टमर केयर नंबर। क्योंकि कंज्यूमर के पास कौन सा अधिकार है जी, राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब उसकी अगर वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको सुना जाना चाहिए। राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर कंज्यूमर को जो माल दिखाया गया था सेलर के द्वारा, अगर वो माल उस जैसा नहीं है तो कंज्यूमर के पास राइट होता है कि भैया वो केस ठोक सकता है। कौन से राइट के तहत, राइट टू सीक रिड्रेसल। कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेट रिलीफ इन केस द गुड्स और सर्विस नॉट कंफर्म टू द प्रॉमिस स्टैंडर्ड। अगर प्रॉमिस स्टैंडर्ड के तहत माल कंफर्म नहीं कर रहा, जो दिखाया वैसा नहीं हुआ, फ्लिपकार्ट पे दिखा कुछ और दिया, दे कुछ और दिया, तो भैया कंज्यूमर के पास राइट है कि अपना पैसे वापस लेने का। कहा, राइट टू सीक रिड्रेसल।
अगला है सर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर के पास राइट है टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर। वो नॉलेज हासिल करे और एक वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर बने। ही शुड बी अवेयर अबाउट द राइट्स एंड रिलीफ अवेलेबल टू हिम इन केस गुड्स और सर्विस फॉलिंग। उसके पास अवेयर होना चाहिए कि उसके पास राइट और रिलीफ अवेलेबल है। अगर गुड्स और सर्विस उसके एक्सपेक्टेशन के मतलब काम नहीं कर रहे तो उसके पास क्या राइट है, वो राइट भी है उसके पास और उसके पास क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है ये कंज्यूमर को पता होना चाहिए। ये हमने पढ़ लिया राइट्स। अब सर ये राइट्स आप तभी अवेल कर सकते हो, तभी आप यूज कर सकते हो, लेकिन जब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई हो। अगर आपने अपने कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई हो तो ये राइट्स आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो चलिए कौन कौन से आपके पास वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कंज्यूमर को फॉलो करनी चाहिए। पहला पढ़ते हैं हम, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। कई लोग सस्ते के चक्कर में घटिया माल ले लेते हैं, जैसे कि बिना आईएसआई मार्क्स देखे, बिना फसाई का मार्क्स देखे, हॉल मार्क्स का मार्क्स देखे आगे मार्क्स। तो फिर अगर आप ऐसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो भाई आप इस कानून के तहत केस दर्ज नहीं करा सकते। यानी कि सबसे पहले आपकी कंज्यूमर की जिम्मेदारी क्या है, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। स्टैंडर्डाइज मतलब ऐसा प्रोडक्ट खरीदें जिसके ऊपर क्वालिटी की जिम्मेदारी हो। जैसे क्वालिटी कैसे पता लगेगी, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर आईएसआई मार्क हो, या खाने के प्रोडक्ट के ऊपर एफपीओ हो, या एफएसएआई हो, या ज्वेलरी के ऊपर हॉलमार्क हो। अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो एग मार्क हो। अगर आप ये साइन लेके प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको इस कानून के तहत आपको हेल्प मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अपने कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। अगला है बी अवेयर ऑफ ऑल सिमिलर प्रोडक्ट। हमेशा कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि मार्केट में उस जो आप प्रोडक्ट खरीदे उसके और डिफरेंट ब्रांड्स और प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, सो दैट यू कैन मेक द बेस्ट चॉइस, ताकि आप उनमें से सब में से बेस्ट चॉइस कर सको। अगला है लर्न अबाउट द एसोसिएट रिस्क, अंडरस्टैंड द रिस्क एंड इंस्ट्रक्शन फॉर यूजिंग द प्रोडक्ट सेफली। हमेशा याद रखिएगा इस प्रोडक्ट के अंदर के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और पूरे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें प्रोडक्ट यूज करने से पहले। रीड लेबल केयरफुली, हमेशा जब भी प्रोडक्ट खरीदें उसका प्राइस चेक करें, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करें, वेट चेक करें, इंग्रेडिएंट्स चेक करें बिफोर बाइंग। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करते तो आप इस एक्ट के तहत मदद नहीं ले पाएंगे। जब सेलर ने एक्सपायरी डेट डाल रखी तो अगर उसके बाद भी आप एक्सपायरी डेट का बाद का माल लेते हो तो आप जिम्मेदार हो, सेलर जिम्मेदार नहीं है। Assert yourself. If treated unfairly, the consumer should speak up and protect their right. कंज्यूमर को अपने राइट के खिलाफ बोलना चाहिए और अपने राइट्स को बचाना चाहिए। आगे, बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। कभी कभार लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में इलीगल गुड्स खरीद लेते हैं या ब्लैक मार्केटिंग को कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, एनकरेज नहीं करना चाहिए। डू नॉट फॉरगेट टू गेट अ कैश मेमो। कभी भी कैश मेमो लेना ना भूलें। अगर कई लोग सस्ते के चक्कर में कि हमारा टैक्स ना कट जाए, उसके चक्कर में लोग क्या करते हैं, बिल नहीं लेते। इसलिए अगर उनके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो वो बाद में हेल्प नहीं पा सकते, क्योंकि उनके पास कैश मेमो नहीं होता। तो हमेशा याद रखिएगा कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कोई भी माल खरीदें तो सबसे पहले क्या लें, कैश मेमो। एर्थ है फाइल अ कंप्लेंट फॉर जेन्युइन ग्रीवेंसेस। मतलब कई लोग क्या करते हैं, पिज्जा खाने गए, अब उनका पिज्जा फ्री में खाने का मन है तो लास्ट वाले बाइट में उन्होंने अपना बाल तोड़ के गिरा दिया। ऐसे नहीं, हमेशा आपको जो भी कंप्लेंट फाइल करनी है जेन्युइन प्रॉब्लम में। इफ देयर इज अ चीटिंग और अ डिफेक्ट, कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेंट इवन फॉर स्मॉल इशू। चाहे स्मॉल इशू, लेकिन आप जेन्युइन होना चाहिए केस। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी, कंज्यूमर को ग्रुप्स और सोसाइटी फॉर्म करनी चाहिए ताकि वो उनके लिए लड़ सके। लास्ट, रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट, वेस्टेज को अवॉइड करना चाहिए। लिटरिंग एंड थिंकिंग दैट पॉल्यूट द, ऐसे कोई भी चीज जो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करे ऐसे कोई सामान नहीं लेना चाहिए। अब सर हमने सबसे पहले पढ़ा इंपॉर्टेंस, फिर राइट पढ़े, फिर कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी। अब हम जानते हैं कि कंज्यूमर अपने राइट को बचाने के लिए कहां पर केस कर सकता है किसी के खिलाफ। तीन चीजें हैं जहां पर वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। पहला है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ऐसे ही स्टेट कमीशन, एंड थर्ड है नेशनल कमीशन। सबसे पहले अगर आप इनमें से एक भी ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको तीनों याद हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या है। चलिए सुनते हैं क्या है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। सबसे पहले अगर आपका केस 1 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा, डज नॉट
एक्सीड ₹1 करोड़, तो आप अपना केस कहां पर डाल सकते हो? स्टेट कमीशन में। यानी अगर आपका केस 70 लाख का है, 80 लाख का है, 90 लाख का है, 1 करोड़ से नीचे नीचे का है, तो आप अपने आप कोर्ट में कहां केस डालने जाओगे? आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। कहा है जी? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन विल एक्सेप्ट कंप्लेंट वेयर गुड्स और सर्विस वैल्यू डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। अगर आपकी वैल्यू, जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, अगर वो उसकी वैल्यू 1 करोड़ से नीचे है, तो आप केस कहां डालोगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। ठीक है जी, ये पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अपील। अगर कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो स्टेट कमीशन में 45 दिन के तहत अपील कर सकता है कि भैया हम यहाँ के निर्णय से सेटिस्फाई नहीं है। याद रखिएगा, कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर सेलर सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील नहीं कर सकता। कौन सेटिस्फाई नहीं होगा? कंज्यूमर, तो वही अपील कर सकता है। इस डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कौन कौन होगा? एक होगा प्रेसिडेंट, वो वाला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, एक प्रेसिडेंट होगा जिसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? वो कम से कम क्या होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए। वो ही यहाँ का क्या बन सकता है? प्रेसिडेंट बन सकता है। और 2 मेंबर है कम से कम। वो कौन बनेगा? जिसको कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन। ठीक है जी। और डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कौन बनाता है? इसको बनाते हैं सर, हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये बनाया जाता है। याद रहेगा हमने कौन कौन सी बात सीखी? इस कमीशन में आप केस तभी डाल सकते हो जब आपका केस 1 करोड़ से नीचे हो। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप स्टेट कमीशन में केस डाल सकते हो 45 दिन के अंदर। और इसके अंदर एक प्रेसिडेंट होता है जिसकी क्वालिफिकेशन क्या है? वो डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए। और 2 मेंबर डिसाइड होंगे, लेकिन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। किसके परमिशन के? सेंट्रल गवर्नमेंट है। और इसको बनाता कौन है जी? बनाता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। आगे आ गया स्टेट कमीशन। आपको मैंने पहले बताया था, यहाँ पर 2 केस में केस डाले जा सकते हैं। कौन से केस में? 2। या तो केस 1 करोड़ से नीचे हो, तो सबसे पहले आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप स्टेट कमीशन जा सकते हैं। या आपका केस 1 करोड़ से ऊपर हो और 10 करोड़ से नीचे हो, तो आप यहाँ पर केस अपना डाल सकते हो स्टेट कमीशन में। और अगर कोई बंदा एग्री पार्टी, एग्री मतलब यहाँ दोनों सेलर भी और बायर भी, अगर दोनों सेटिस्फाई नहीं है स्टेट कमीशन में, दोनों में से कोई भी नहीं है, तो वो नेशनल कमीशन में 30 दिन के तहत, 30 दिन के अंदर अंदर जब से ऑर्डर पास हुआ है, वो अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा शर्त क्या है? 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ से नीचे। यहाँ पर भी प्रेसिडेंट कौन बनेगा? यहाँ पर प्रेसिडेंट बनेगा हाई कोर्ट का जज। वहां कौन था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज। यहाँ कौन है? हाई कोर्ट का जज। और यहाँ पर वहां 2 मेंबर थे, यहाँ 4 मेंबर है। जो कौन डिसाइड करेगा? स्टेट, लेकिन किसके कंसल्टेशन से? सेंट्रल गवर्नमेंट के। और स्टेट कमीशन को कौन बनाता है जी? यहाँ पर भी बनाता है स्टेट गवर्नमेंट। आगे चलते हैं, हमारा लास्ट आ गया नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अब ये क्या है जानते हैं जी। इसको भी पहले सबसे पहले जानते हैं, यहाँ पर केस कौन से लिए जाते हैं? जो 10 करोड़ से ऊपर हो। कौन से हो जी? 10 करोड़ से ऊपर हो। एक बात ध्यान रखिएगा, और कौन से केस लिए जाते हैं? जो स्टेट कमीशन से सेटिस्फाई ना हो उसके केस भी लिए जाते हैं। और दूसरे केस कौन से हैं? जिसकी वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर हो। यानी जो यहां से सेटिस्फाई ना हो वो भी नेशनल कमीशन में जा सकता है, और जिसका केस 10 करोड़ से ऊपर हो वो भी वहां पर जा सकता है। यहाँ का प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? क्या क्वालिफिकेशन है? वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। एंड मिनिमम कितने मेंबर? 4। कब? जब कौन डिसाइड करे? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस नेशनल कमीशन कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है जी। वहां दोनों बनाते थे स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओ ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं। अगर कंज्यूमर स्टेट कमीशन के ऑर्डर से भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो दे कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद इन 30 डेज। स्टेट कमीशन का बंदा जो यहाँ से नेशनल कमीशन का बंदा अगर यहाँ से सेटिस्फाई नहीं है, तो उसके पास लास्ट चारा है सुप्रीम कोर्ट। और आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, और वो ये है कि कौन सा बंदा, ध्यान सुनिएगा, क्या क्या ध्यान सुनिएगा, एक बंदा स्टेट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नेशनल कमीशन में गया। नेशनल कमीशन का सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? नहीं जी, नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वही जा सकता है जिसका मेन केस कहां पर था? सुप्रीम कोर्ट, वो सॉरी नेशनल कमीशन में। यानी कि जिस इंसान का केस शुरुआत से ही नेशनल कमीशन में है वो ही सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है उसके अलावा कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। यानी कि कोई बंदा स्टेट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं था, उसके बाद वो यहाँ पर आया
उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। सिर्फ कौन जा सकता है? जिसका मेन केस, यानी मेन केस कब होगा? जब उसकी गुड्स की वैल्यू कितनी होगी? 10 करोड़। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, वरना स्टेट कमीशन वाला केस कभी भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओ। बहुत सारी कंज्यूमर्स की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो एनजीओ होती हैं, जो कंज्यूमर के हक में लड़ती हैं। जैसे आप नाम पढ़ सकते हो, कंज्यूमर एक्शन ग्रुप मुंबई, कंज्यूमर कॉज न्यू दिल्ली, कंज्यूमर एक्शन फोरम कोलकाता। इनका मेन काम क्या है सबका? इनका मेन काम है कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर के लिए लड़ना। तो एक क्वेश्चन पेपर में कभी करा जाता है, फंक्शंस ऑफ कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या? पहला काम है एजुकेटिंग कंज्यूमर, कंज्यूमर को एजुकेट करना, अवेयरनेस फैलाना कि भैया तुम्हारे पास कौन कौन से राइट हैं, तुम्हारे पास सेमिनार ऑर्गेनाइज करना, वर्कशॉप करना, ताकि कंज्यूमर को उसके राइट के बारे में बता सकें। दूसरा काम होता है दोस्तों पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन। नई नई, ये जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन संस्थान होती हैं जो कंज्यूमर के लड़ती हैं, ये नई नई बुकलेट छापती हैं, ब्रोचर छापती हैं, मैगजीन छापती हैं, ताकि कंज्यूमर को उसके राइट के खिलाफ इंफॉर्मेशन दे सके। अगला है प्रोडक्ट टेस्टिंग। मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन उसको टेस्ट करते हैं, ताकि हमारी कंज्यूमर के पास में कोई भी गलत चीज ना पहुंच पाए, और उसका रिजल्ट उसे पब्लिश कर देती है। चौथा पॉइंट है एनकरेजिंग कंज्यूमर टू रेज वॉइस। कंज्यूमर को एनकरेज करती हैं, भैया चुप मत बैठो, अपनी आवाजों को उठाओ। एंड प्रोवाइडिंग लीगल हेल्प, कभी कभार तो ये कंज्यूमर्स को लीगल एडवाइस और असिस्टेंस भी दिलाती हैं, एंड कभी कभार खुद भी केस डाल देती हैं कंज्यूमर के बिहाफ पे। एंड लास्ट, कभी कभार अगर कोई धोखाधड़ी लार्ज पब्लिक के साथ हो रही है, पब्लिक कुछ नहीं बोल रही, तो ये पब्लिक के बिहाफ पे खुद भी केस फाइल कर देते हैं कोर्ट्स में, क्योंकि कंज्यूमर को क्या करना होता है? इन्हें बचाना होता है। तो ये था हमारा चैप्टर, तो कृपया करके प्लीज पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको ये 6 से 8 मार्क्स कंफर्म हो जाए। चलिए जी, ओके।